नमस्कार दोस्तों, आज यानी 4 फरवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक न्यूज इंपॉर्टेंट है। केरला में एक अम्बुकुती हिल्स है वेनाड डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर नई केव्स की एक तरह से नई केव्स को डिस्कवर किया गया है। ये बिल्कुल सेम्स है एडाकल केव्स जिनको पहले डिस्कस किया गया था ब्रिटिश टाइम में। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक आर्ट होती कौन सी है, क्योंकि जो नई केव्स को डिस्कवर किया गया है ये भी प्री हिस्टोरिक आर्ट है। प्री हिस्टोरिक आर्ट एक ऐसी आर्ट होती है जब जो इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो इस प्रकार से देखिए इस तरह की आर्ट ये होती है। किसी वगैरह के चित्र से कोई पिक्चर बना के दिखाना दर्शाना चीज़ों को, उस आर्ट को प्री हिस्टोरिक टाइम में जब लिटरेट नहीं होता था मानव, उस टाइम की ये आर्ट को कहते हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट। और ये पेट्रोग्लिप्स होती है। पेट्रोग्लिप्स मतलब पत्थर के ऊपर आप किसी कोई औजार की सहायता से यहाँ पर चट्टान पर किसी तरह से आकृति बनाते हैं, इस चीज को कहते हैं पेट्रोग्लिफ आर्ट। तो यहां पे देख लीजिए ये रॉक कार्विंग्स होती हैं और स्टोन की सहायता से और इस प्रकार से कोई भी औजार की सहायता से ये बनाई जाती हैं। पहले ये अडकल केव्स में मिली थी, अडकल केव्स में उसी तरह की अब ये केव्स मिली हैं, नई केव्स मिली हैं। ये यहां पर देख लीजिए अम्बुकुती हिल्स में ये केव्स मिली हैं और बिल्कुल सेम ये केव्स हैं जैसे ये अडकल केव्स जो पहले मिली थी, उसी तरह की केव्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि सेम आर्टिस्ट द्वारा ये बनाई गई है या फिर ये उनके किसी डिसेंडेंट्स ने ये बनाई है, इस तरह से बात की जा रही है। और किसने रिसर्च करी है ये? ओके जोनी। देखिए नाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन केव्स इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से। और एक जो डिफरेंट बात यह है कि जो नई केव्स डिस्कवर की गई है कि बाकी जो पुरानी केव्स हैं वो रॉक शेल्टर्स में होती थी, जबकि ये केव्स एक अलग से इंडिपेंडेंट रूप से लोकेटेड है और ग्रेनाइट रॉक्स पर ये आकृतियां बनाई गई हैं। तो बस ये याद रखिएगा। और एक ये स्टोन एज है, देखिए ये थोड़ा देख लीजिए, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सबसे पहले पेलियोलिथिक, फिर मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये तीनों के तीनों स्टोन एज में आती हैं, यानी जो प्री हिस्टोरिक ईरा है स्टोन एज। तो इसमें क्या है, वैसे तो ईयर्स भी दिए हैं 2.5 मिलियन ईयर्स 15,000 साल पहले, और फिर है 11,000 साल पहले। तो एक ना इनका कैसे डिवीजन किया गया है, जैसे पेलियोलिथिक में जो मानव है वो हंटिंग करता था, शिकार पर निर्भर रहता था, जो पत्थर के औजार उसने बनाए हुए थे। उसके बाद में जो मेजोलिथिक ईरा था उसमें भी पत्थर तो सब में ही है, पत्थर को रिफाइन करना सीख लिया, शिकार करना सीख लिया। पेलियोलिथिक में यानी जो शिकार नहीं करता था मानव, पेलियोलिथिक में सिर्फ जो जानवर आपस में शिकार करते थे बचा कुचा खा लेता था, लेकिन यहाँ पे पत्थरों को रिफाइन करके बिल्कुल तीखा बना के एक प्रकार से खुद भी शिकार करना सीख गया मानव और एक जगह पे केंद्रित होकर रहने लगे। इसके बाद में तो खेती आ गई, जो एनिमल्स होते हैं उनको डोमेस्टिकेट करना सीख लिया। तो ये सब डिविजन्स हैं। ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो एडकल केव्स हैं नियोलिथिक नाम आया था, यहाँ पे पेट्रोग्लिप्स हैं, तो उसी प्रकार से ये हैं। आगे जहाँ पे ये मिली है ये देखिए यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में मिली है और टूरिज्म की दृष्टि से केरला का डिस्ट्रिक्ट वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो न्यूज इंपॉर्टेंट है मणिपुर से रिलेटेड। मणिपुर में आपको पता है 4 महीने से एक ब्लॉकेड चल रहा है। वहां के जो नागाज हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मणिपुर की गवर्नमेंट ने बिना पूछे हमसे 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स का निर्माण कर दिया, जिससे जो नागा की एकता है, नागा डोमिनेटेड एरिया है, उसको काटा जा रहा है। इस प्रकार का उनको विरोध था। पिछले 4 महीने से ब्लॉकेड है। जरूरी वस्तुएं की जो है वो भी खत्म हो गई है, बहुत जरूरी मतलब महंगी हो गई है चीजें। अब होम मिनिस्ट्री ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक त्रिपक्षीय एक वार्तालाप चलाई तीनों के बीच में, यानी एक तरफ नागा, दूसरी तरफ मणिपुर गवर्नमेंट, तीसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब सब्सटेंशियल प्रोग्रेस उस में जो वार्तालाप हुई है, नेगोशिएशंस हुई है, उसमें देखने को मिल रही है। मणिपुर जो गवर्नमेंट है वो मान गई है। कुछ मणिपुर गवर्नमेंट है अपना जो स्टैंड है कि हम 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, उसमें ये रिलैक्सेशन लेके आएंगे और 2-3 दिन में वो ब्लॉकेड जो है अभी तक वो खुल सकता है। तो ये न्यूज है। अगली जो न्यूज है देखिए, आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट ने अभी 7 मुस्लिम देशों से सिटीजन्स को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा, यूएस ने कहा कि ये इन 7 मुस्लिम देशों से कोई भी जो माइग्रेंट्स है वो हमारे देश में नहीं आ सकते। तो इसलिए अब हमारे देश में भी एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 अभी आपको पता है कि पास तो नहीं हुआ लेकिन अब ये पाइपलाइन में है। तो ये बिल क्या है, कुछ लोग सिमिलरिटी ड्रा कर रहे हैं यूएस के डिसीजन में और हमारे बिल में। तो ये सत्यपाल सिंह है, इन्होंने कहा कि आप सिमिलरिटी मत ड्रा कीजिए, दोनों बिल बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारा बिल क्या कहता है? हमारा बिल कहता है कि हमारे पड़ोसी देश जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे 5 कम्युनिटीज के लोग जैसे कि हिंदू, सिख,
जैन, पारसीज और ईसाई, ये 5 कम्युनिटीज के जो लोग हैं, अगर इनका प्रोसिक्यूशन किया जाता है आसपास के हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, तो इंडिया इनको शरण देगा और इनके लिए काफी रिलैक्सेशंस दी गई है। वैसे देखिए 11 साल लगते हैं इंडिया की सिटीजनशिप लेने में, तो इनके लिए जिनको प्रोसिक्यूशन के बाद वो इंडिया में आ रहे हैं तो उनको 5 साल में, 6 साल में वो सिटीजनशिप मिल जाएगी। और भी काफी इनके लिए फीस भी कम कर दी गई है। तो इसका आरोप यह लगता है कि जो हमारा सेकुलरिज्म का मॉडल है उसके खिलाफ में है। पार्लियामेंट में इसका विरोध हुआ क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन है। तो यही बात है कि कुछ लोग जो सिमिलरिटी ड्रा कर रहे हैं यूएस के डिसीजन और हमारे डिसीजन के बीच में, तो सत्यपाल जी से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो शरण दे रहे हैं। वो बात अलग है, देखिए इसमें मुस्लिम्स नहीं आ सकते, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन का आरोप लगता है। यूएस ने नए सैंक्शंस ईरान पे लगा दिए। कल हमने न्यूज देखी कि किस प्रकार से यूएस धमकी दे रहा है। अब यूएस ने नए सैंक्शंस लगा ही दिए ईरान पे। 2 बातों पे लगाए, एक तो जो हुथी रिबल्स हैं यमन में उनका साथ दे रहा है। ये जो सऊदी अरेबिया वार लड़ रहा है देखिए यमन में, और वहां पे ईरान भी जो है वो भी प्रोक्सी वार लड़ रहा है, और सऊदी अरेबिया की फोर्सेस का विरोध करने वाले हुदी जो रिबल्स हैं उनका साथ दे रहा है ईरान। तो इस बात पे, और दूसरा उन्होंने अभी एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया उस बात पे। तो इन दोनों बातों पे अब यूएस ने नए सैंक्शंस लगा दिए। ट्रंप आपको पता है हमेशा से ईरान डील के खिलाफ में थे और कहा था कि जब भी मैं सत्ता में आऊंगा तो ईरान डील को निरस्त कर दूंगा। लेकिन हालांकि ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा स्टेप नहीं उठाया है। और ईरान न्यूक्लियर डील के बाद में देखिए यूएस ने जो सैंक्शंस थे वो हटा दिए थे ईरान पे जो पहले लगा रखे थे। तो अब एक तरह से यह नहीं पता कि अब वो सैंक्शंस हैं उन पर दोबारा से सैंक्शंस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो एक तरह से देखिए इंडिया के लिए क्यों ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक यूएस सैंक्शंस लगाता है ईरान पे, तो हम भी उनसे हथियार नहीं खरीद सकते, तेल नहीं खरीद सकते उनसे, ईरान वालों से। और जबकि उनसे तेल नहीं खरीद सकते तो हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं। जब ईरान से पूरी दुनिया तेल खरीद सकता है तो ऑप्शंस ज्यादा होते हैं और तेल सस्ता मिलता है। तो इसीलिए हमारे पर्सपेक्टिव से ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। और पहले देखिए छबार पोर्ट हम ईरान के साथ बना रहे हैं वहां पर, तो पहले जब यूएस ने उस पर सैंक्शंस लगा रखे थे तब हम इस प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि यूएस हमें रोकता था उस पर आगे बढ़ने से, क्योंकि हमारे और यूएस के रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है ना। तो अब उसी तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है। आगे क्या है, आगे आज फिर बजट पे एक आर्टिकल में टिप्पणी की गई है। तो काफी कुछ बजट पे हम फोकस कर रखे हैं, हमने किया है। तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, बजट पे फोकस करने, बजट को स्टडी करेंगे इस पूरे आर्टिकल में। देखिए ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो तारीफ कर रहे हैं, काफी एक अच्छा बजट पेश किया गया है, रिफॉर्म एजेंडा को आगे लेके जाता है, प्राग्मेटिक बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। फिस्कल प्रूडेंस पे भी ध्यान दिया गया है, जिस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट को हमने सिर्फ 3.2% को रखा है और इसको एस्केप रूट को नहीं अपनाया जो कि एनके सिंह कमेटी ने कहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस किया गया, खास करके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और अफोर्डेबल हाउसिंग पे। अफोर्डेबल हाउसिंग आपको पता है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की बात कही और बिल्डर्स को भी इंसेंटिव देने की बात कही, इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग में फायदा मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स, ऐसी कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो 50 करोड़ से जिनका टर्नओवर कम है उनके लिए टैक्स हमने 30% से घटाकर 25% कर दिया। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो हमने कम नहीं किया, इस बात का विरोध भी कर रहे हैं इस आर्टिकल में। ये पब्लिक एसेट मोनेटाइजेशन, जैसे कि एयरपोर्ट के आसपास की जो जमीन है वो गवर्नमेंट की होती है, उसको भी यूटिलाइज करने की बात कही बजट में, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि उस फायदे से गवर्नमेंट यूज करेगी एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करने में। और एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसको भी एबोलिश कर दिया क्योंकि ये एक तरह से रिडंडेंट था। एलपीजी के बाद में जो 90% जो एफडीआई आ रही थी वो ऑटोमेटिक रूट से आ रही थी और एफआईपीबी था वो रिडंडेंट था, एक तरह से डिले ही कर रहा था प्रोसेस। पीएसई जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उसको लिस्ट करने की हमने बात कही, जैसे आईआरसीटीसी, वो भी इस बात की तारीफ करते हैं कि इससे रिसोर्सेज है वो और ज्यादा आएंगे। और ये कहते हैं कि देखिए एमएसएमईज के लिए तो अच्छी बात है, और मतलब ये अलग से न्यूज़ है। और जो यहाँ की जो न्यूज़ थी वो मतलब एमएसएमई की जो है अलग से भी आगे न्यूज़ है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए जो टैक्स कम किया है एमएसएमई पे, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस पे, जो गवर्नमेंट ने 30% से टैक्स घटा के 25% कर दिया है, जो कि कॉर्पोरेट यानी जिनका टर्नओवर जो 50 करोड़ से ऊपर नहीं है, उसका फायदा बहुत कम एमएसएमईज को मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये रहा, क्योंकि देखिए जो ज्यादातर जो एमएसएमईज होती हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं होती, वो कंपनी होती ही नहीं, यानी ये तो कंपनियों को फायदा दिया गया है ना एमएसएमईज को। ज्यादातर जो एमएसएमईज मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होती हैं उसमें तो सिर्फ फैमिली काम करती है। तो इसलिए ज्यादातर जो एमएसएमईज हैं 90% आप कह लीजिए वो रजिस्टर्ड ही नहीं होती एज ए कंपनी। तो ज्यादातर फिर जॉब क्रिएशन कैसे होगा, कंपनीज तो इसका फायदा उठा सकती है ना। तो ये लूप होल है, इसमें ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। तो ये इस आर्टिकल में कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को
कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई जो है वो लिमिटेड जो लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कंपनीज के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवा सके, तो मेन डोमेन में आके सेंटर की पॉलिसीज का फायदा उठा सके। फिर 2-3 और पॉइंट है जो बजट से रिलेटेड हैं कि सरकार ने जो नेशनल इनोवेशन फंड चलाया है पहले R&D को बूस्ट करने के लिए, उसमें हायर एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और 10% ये कहते हैं कि 10% सरचार्ज बढ़ा दिया है 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम के बीच में, जो कि अच्छा नहीं है। इससे ऑनेस्ट जो टैक्स पेयर्स हैं वो उनके लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि टैक्स बेस बढ़ना चाहिए, जबकि ऑलरेडी जो टैक्स नेट में है उन पर टैक्स गवर्नमेंट को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर गवर्नमेंट ने फोकस किया, जो कि अच्छी बात है। तो ये पूरा बजट पे कुछ पॉइंट्स पे टिप्पणी की गई थी। तो बस बजट का काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर लिया है हमने। आगे जो है एक पीआईबी की न्यूज़ है, बस ये याद रख लिए, इनर स्ट्रेंथ और डिजास्टर रेजिलियंस। बस एक तरह से एक्सरसाइज हुई थी एनडीआरएफ की तरफ से, और इसमें गुरु श्री रविशंकर है। पीआईबी क्या है इसलिए बस लिख दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थीम याद रखिएगा बस, इनर स्ट्रेंथ एंड डिजास्टर रेजिलियंस। तो अगर ये पूछे तो हम कह देंगे काइंड ऑफ ये एक तरह से एक्सरसाइज थी एनडीआरएफ वालों की, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। आगे पीआईबी की अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसको देखिए, एक स्कीम के बारे में बताया गया है। 2003 में 15 अगस्त के मौके पर इसे चलाया गया था, और इसमें 6 एम्स को स्थापना करने की बात की गई थी, और 2006 में इसको अप्रूव कर दिया गया था। बाद में समय समय पर इसमें और भी ज़्यादा निर्णय लिए गए हैं, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि रीजनल इंबैलेंस को दूर करे। देखिए रीजनल इंबैलेंस को कैसे दूर करना है, अब मान लीजिए कई जो अच्छी हेल्थ केयर है वो कुछ ही स्टेट्स पर, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अच्छी हाई क्लास की जो हेल्थ केयर है वो अवेलेबल नहीं है। तो स्टेट्स लेवल पर बड़े बड़े एम्स के इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करना, ताकि वहां भी अफोर्डेबल और हाई क्लास की हमें हेल्थ फैसिलिटीज मिले, उसके लिए स्कीम चलाई गई थी। तो यहां पे देखिए सेटिंग अप ऑफ एम्स, और रीजनल जो है हेल्थ केयर के हिसाब से रीजनल जो इम्बैलेंस है उसको दूर करना, और इवन जो अभी ऑलरेडी वहां पे हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अपग्रेड करने की बात थी इस स्कीम में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। 6 एम्स बनाए गए थे 2003 में, और बाद में कईयों को इनलार्ज कर दिया गया, और कुछ नए एम्स के भी इंस्टीट्यूट बनाए गए। तो इस बजट में भी 2 नए एम्स को बनाने की बात हुई है। एक इंस्टॉलेशन ऑफ बायो टॉयलेट्स है। वैसे तो देखिए पूरा डेटा है ये, मतलब इस पीआईबी न्यूज़ में पूरा डेटा है, लेकिन बायो टॉयलेट से रिलेटेड न्यूज़, ये क्वेश्चन आया था 2015 यूपीएससी में, तो आपको इसका आंसर करना है। तो अगर बायो टॉयलेट्स की बात करें तो हम डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय फंगल। आप बताइए फंगल जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या उससे ये जो बायो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट जो होता है बायो टॉयलेट्स में, क्या उससे डिकम्पोज होता है, या फिर किसी और चीज़ से, या फिर बैक्टीरियल से, या फिर फंगल से, या फिर कुछ और होता है? आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा फैक्ट ये है, इमोनिया और वाटर वेपर, क्या ये सिर्फ 2 बायो प्रोडक्ट्स हैं इस पूरे जो प्रोसेस के? तो आंसर देना इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। आगे भी देखिए, अब एक और जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, ये है जूट पैकेजिंग। जूट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो काफी सारे स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है। पीआईबी की न्यूज़ है तो इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नमेंट ने सबसे पहले देखिए जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट लाया, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987। इसके तहत में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि 90% जो फूड ग्रेन्स है आप उनको जूट के जो पैकिंग बैग्स है उसमें पैक करोगे, और 20% शुगर के जो आप पैक करोगे वो जूट बैग्स में पैक करोगे। इसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 5,500 करोड़ की, और भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे कि वर्कर्स वेलफेयर स्कीम, सुलभ शौचालय उनके लिए बनाए गए हैं, इंसेंटिव्स, उनके जो बच्चे होते हैं जूट मिल्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके बच्चों को काफ़ी इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं एजुकेशन के लिहाज से भी, और दूसरी जो स्कॉलरशिप स्कीम्स है वो भी दिए जा रही हैं इनको। एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, ये देखिए ये इसके तहत में जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके जूट के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है ये स्कीम, जिसका नाम है एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट स्कीम असिस्टेंस स्कीम। उसके बाद में रिटेल आउटलेट ऑफ जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट स्कीम, जो लोग जूट के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं उनके लिए भी काफ़ी जो इंसेंटिव्स या फिर प्रमोशंस के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं उनको। और लास्ट है फोकस मार्केट इनिशिएटिव, ताकि जो जूट फेयर्स यानी जूट के जो मेले ऑर्गेनाइज किए जाएं नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मेले हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए जाएं, ताकि एक लोगों में अवेयरनेस आए कितनी इंपॉर्टेंस है जूट की, और जूट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी एक तरह से प्लेटफॉर्म मिले ताकि वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें और काफ़ी कुछ सीख सकें किस प्रकार से मार्केटिंग की जा सकती है। ये तो न्यूज़ पीआईबी की न्यूज़ है कि बैन, आपको पता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे ऑलरेडी बैन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये इन सब चीज़ों से डील करती है अगर कोई भी वायलेशन इसमें होता है तो। बीती 16 जनवरी 2017 को इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जिसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि होम अफेयर, हेल्थ एंड फैमिली
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, ताकि और वकील भी आए थे और एनजीओज भी आए थे, ताकि एक तरह से डिस्कस ये किया गया था कि किस प्रकार से जो पोर्नोग्राफी का बैन लगा हुआ है इसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा सके और जो इस पर वायलेशंस होता है उसको कर्ब किया जा सके। तो बस ये मिनिस्ट्री याद रखना, कौन सी मिनिस्ट्री इन सब चीज़ों से डील करती है। जो लेड करती है वो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। बाद में तो देखिए कई सारी मिनिस्ट्रीज है, जैसे कि जो आईटी मिनिस्ट्री भी, क्योंकि वेबसाइट्स हैं तो वो भी डील करेगी, लेकिन जो मुख्यतः है वो यही चाइल्ड एंड जो वुमेन मिनिस्ट्री है। एक और स्कीम पीआईबी पर दी गई है, प्रधानमंत्री जो नहीं महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। तो महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में क्या होता है, एक तरह से जो बुनकर्स होते हैं यानी वीवर्स होते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अगर नेचुरल डेथ उनकी हो जाती है तो 60,000 का, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 1.5 लाख का बीमा उनको मिल जाता है, और बाद में है डिसेबिलिटी यानी विकलांगता आ जाती है तो 1.5 लाख का, पार्शली डिसेबिलिटी 75,000 का। उसके अलावा इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है 300 रुपये की इनके बच्चों को, ताकि वो स्कूल जाएं और 11वीं 12वीं में काफ़ी सालों यानी 4 साल तक ये ले सकते हैं। तो इस प्रकार की स्कीम है, बस आप याद रखिएगा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। 12वीं तक अगर वो शिक्षा पूरी करेंगे तब तक वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आगे क्या है, आगे आज की हमारी स्कीम क्या है। आज की हमारी स्कीम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना। कौन सी डिपार्टमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ये चलाई जाती है, तो याद रखिएगा ये चलाई जाती है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है हमारी, यानी कि एजुकेशन को देखिए मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। शुरू में आता है देखिए प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन से पहले भी जो क्रेच वगैरह में सिखाते हैं वो अलग है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और फिर होता है हायर एजुकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। प्राइमरी एजुकेशन जैसे 5वीं तक जहाँ पे मिड डे मील मिलती है, तो वैसे तो मिड डे मील तो इनको भी मिलती है 5वीं से जो 8वीं तक भी मिलती है। तो उसके बाद में देखिए आती है सेकेंडरी एजुकेशन। तो अलग अलग देशों में अलग अलग क्लासिफिकेशन है। इंडिया में शायद ये आती है 9th 10th 11th 12th, जिसको कई बार 11th 12th को सीनियर सेकेंडरी भी कह देते हैं। चेक कर लीजिएगा, मतलब मुझे इस पर डाउट है, आप देख लीजिएगा। हायर एजुकेशन तो आपको पता ही है, हायर एजुकेशन कॉलेज वगैरह की जो होती है। उसमें बाद में देखिए स्कीम में क्या आता है, स्कीम में जो है खास करके सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है ये, और ये स्कीम इनको देखिए एनरोलमेंट को बढ़ाता है सेकेंडरी स्टेज पर। और इसमें देखिए 100% जो है एनरोलमेंट इंश्योर करना है 2017 तक। 5 ईयर प्लान जो कि है, तब 2017 में 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, 12 से 17 तक है जो है 12वां 5 ईयर प्लान जो हमारा है। तो यहाँ तक 2017 तक इनको 100% इनरोलमेंट इंश्योर करनी है। और 2020 तक यूनिवर्सल रिटेंशन। सिर्फ ये नहीं इंश्योर करना कि एडमिशन हो गया तो बहुत सही है, लेकिन क्योंकि इनका जो रिटेंशन है मतलब स्कूल में रह के पढ़ें वो भी इंश्योर करना है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है इसमें गवर्नमेंट है वो काफ़ी चीज़ों पर, जैसे क्लासरूम्स पे, लैब्स में, आर्ट रूम्स, टॉयलेट्स और इन सब चीज़ों पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को। बाद में स्टेट गवर्नमेंट की जो सोसाइटीज़ हैं वो इसको इंप्लीमेंट करती हैं, जो इनको हेल्प मिलती है। टारगेटेड टीचर रेशियो कितनी होनी चाहिए, 1:30। तो ये हमारी आज की स्कीम है जिसका नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना। तो आज की इन्वायरमेंट बॉडी कौन सी है, आज की इन्वायरमेंट बॉडी है साइट्स। फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा। ये देखिए एक तरह की इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, और एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, एक वॉलंटरी है। ये कंपलसरी नहीं है कि पूरे विश्व के देशों को इसको शामिल करनी है, लेकिन एक बार जिसने साइन कर लिया उस पर लीगली बाइंडिंग है। और खास बात यह है कि लीगली बाइंडिंग का मतलब ये नहीं कि जो उसके नेशनल लॉज हैं उनको रिप्लेस कर देगा। मतलब मान लीजिए हमारे इंडिया ने ये ट्रीटी साइन कर ली, साइट्स जो कि कर ही रखी है ऑफकोर्स। तो देखिए अगर इंडिया ने साइन कर ली तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो अब ये ट्रीटी के तहत में जो लॉज हैं वो हमारे देश में इंप्लीमेंट होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हमें अगर हम अलग से कुछ पार्लियामेंट में लॉ पास करते हैं तो वो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे नेशनल लॉज को रिप्लेस कर देगी ये ट्रीटी। जब तक हम कुछ नहीं करते तब तक कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा इस ट्रीटी से हमारे देश में। उसके बाद में इसका जो काम है इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसको प्रोटेक्ट करना है। इंटरनेशनल ट्रेड जो वाइल्ड एनिमल्स या फिर इनमें होता है प्लांट्स में इंडेंजर्ड स्पीसीज का, उसको रोकना, और ताकि ये ट्रेड जो इनके जो प्लांट्स होते हैं उनको थ्रेटन ना करे, उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा ना हो। दोनों पे एप्लीकेबल होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स पे। और बस आगे तो वही है 35,000 जो स्पीसीज है उनको बचाना, ये तो नॉर्मल पॉइंट है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि लीगली बाइंडिंग है अगर कोई एक बार इसको साइन कर ले, लेकिन नेशनल लॉज को रिप्लेस नहीं करेगा। 1973 में आई थी। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज का आर्टिकल क्या है, आज का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 13। ये कहता है कि देखिए ये एक तरह से आप कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल के तहत में कोई भी एक ऐसा कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को
हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, वो अपने आप से नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इस तरह का ये आर्टिकल है, यहाँ पे देखिए। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का जो आर्टिकल है वो भी इसमें शामिल है। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, मतलब स्टेट का मतलब इंडिया, गवर्नमेंट कोई भी एक ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को ले ले। अगर ऐसा कोई राइट आता है तो वो अपने आप से नल एंड वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, और खास करके नल एंड वॉइड अपने आप से मतलब कहने का मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू होगा और बाद में जुडिशियल रिव्यू इस जो नया कानून बनाया है, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को निरस्त करता है तो वो उसको हटा सकती है। लेकिन देखिए, ये इतने आप में अपने आप में एक सिंपल आर्टिकल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है ये पूरा आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू को भी दिखाता है। ये पूरा आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच की जो डिबेट है उसको भी दिखाता है। ये कैसे? क्योंकि देखिए, काफी बार अब मान लीजिए, अब जब यह हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, अब कई बार ऐसे इशू आए थे, जैसे कि लैंड एक्वायर किया था गवर्नमेंट ने, जो लैंड रिफॉर्म्स के बिल आए थे, उसके बाद में देखिए लैंड रिफॉर्म्स के बिल आए थे, कुछ लोग जो जिनके पास में एक्सेस में लैंड था वो गवर्नमेंट ने लेके गरीब लोगों को देने की बात हुई थी, जिनके पास में लैंड नहीं है। तो जिनका लैंड छीना जा रहा था वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, और तब एक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स में प्रॉपर्टी राइट्स भी हुआ करता था और राइट टू इक्वालिटी भी। इन राइट्स को लेके गए कुछ अमीर लोग की, उन्होंने कहा कि जुडिशरी को कि हमारे राइट्स को कैप्चर किया जा रहा है और हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। तो जुडिशरी ने उस टाइम पे क्या कहा, काफी कॉम्प्लेक्स है ये, सिंपल करके बताता हूं। जुडिशरी ने देखिए शुरू में तो ये कहा, जो केसेस थे चंपाई कम दोराई राजन, इस तरह का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि देखिए कि गवर्नमेंट चाहे तो सिंपल लॉ से फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन अमेंडमेंट करे कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है। समझ गए? शुरू में तो जुडिशरी डर गई, मतलब गवर्नमेंट से एक तरह से। तो उन्होंने शुरू में तो यूं ही कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है तो आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और प्रोसीजर सही होना चाहिए। तो धीरे धीरे चलते चलते 1967 आ गया। 1967 में गोलकनाथ का केस आया, तब जुडिशरी ने अपना स्टैंड चेंज किया और 11 जजों की वो बेंच थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकते कोई भी कीमत पे, डीपीएसपी के लिए नहीं। तो बाद में जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया इस पूरे जो चेंज कर दिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके कहा कि डीपीएसपी के लिए फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया जा सकता है। तो बाद में 1973 में एक केशवानंद भारती का केस आया। केशवानंद भारती केस में जुडिशरी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के, बाकी आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर लीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर कैसे? जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो देखिए, वैसे तो अभी एक पूरा टॉपिक है, इसको आधा घंटा चाहिए समझने के लिए, 1 मिनट में इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज तो बस इतना याद रखिए, ये 13 जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए है। यानी जो अगर कोई सरकार कोई कानून बनाती है जिससे कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो हनन हो, तो जुडिशियल रिव्यू उस चीज का हो सकता है। और जुडिशरी चाहे तो वो फंडामेंटल राइट्स के नाम पे वो जो राइट्स, जो लॉ कानून गवर्नमेंट ने बनाया है उसको इनवैलिडेट कर सकती है, उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। और लॉ कोई भी आ सकता है, ऑर्डिनेंस पास करे चाहिए गवर्नमेंट, चाहे कोई ऑर्डर दे या फिर बाय लॉ करे, कोई रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कुछ भी हो गवर्नमेंट की तरफ से, सब कुछ इसमें शामिल है। समझ गए? अब अगस्त का हमारा करंट अफेयर, अगस्त में एक स्कीम आई थी, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, स्तनपान जो माँ करवाती हैं उनके लिए स्कीम थी। काफ़ी फायदे बताए गए थे इस स्कीम के, जिस प्रकार से कम्युनिटी अवेयरनेस फैलाना है, और आशा वर्कर्स हैं जो एक तरह से बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। मदर चाइल्ड में अफेक्शन क्रिएट होता है और जो हेल्थ है चाइल्ड की काफ़ी अच्छी रहती है, न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाते हैं। तो इस तरह की स्कीम थी। तो काफ़ी सारे जो न्यू बॉर्न्स चाइल्ड्स की डेथ होती है वो भी रुक जाएगी, और बाकी एक स्पेशल बॉन्ड भी होता है। अर्ली इनिशिएशन अगर इस चीज़ में करें तो 1 घंटे के अंदर में काफ़ी जाने, जो न्यू बॉर्न्स हमारे जिनकी डेथ हो जाती है उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। चाइल्ड को आगे जाके भी किसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड कम ही परेशानियां होंगी। आगे की जो ये न्यूज़ है वो है, देखिए, प्रोक्सिमा से रिलेटेड है। प्रोक्सिमा एक तरह से ये डिस्कवर किया गया था, अर्थ लाइक प्लैनेट डिस्कवर किया गया था ये, जो कि प्रोक्सिमा सेंचुरी, हमारे सोलर सिस्टम के क्लोजेस्ट जो स्टार है वो है ये प्रोक्सिमा सेंचुरी। और यहाँ पे एक अर्थ, यानी अर्थ की तरह एक प्रोक्सिमा जो है प्लेनेट, वो डिस्कवर किया गया था गोल्डीलॉक जोन्स में। गोल्डीलॉक जोन्स पे क्वेश्चन आया था, आपको इसका आंसर देना है। 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि गोल्डीलॉक जोन्स होते हैं जो अक्सर न्यूज़ में देखे जाते हैं, वो क्या हैं इन चारों में से? क्या हैबिटेबल जोन्स हैं हमारे धरती के ऊपर, या फिर ये धरती के अंदर में है, सेल गैस जहाँ मिलती है, या फिर अर्थ लाइक प्लैनेट्स है आउटर स्पेस में? तो ये बताना है आपको क्या है ये।
तो देखिए ये हमसे 4.22 लाख जो लाइट ईयर्स हैं इतना दूर है। लाइट ईयर्स क्या होता है? लाइट ईयर्स देखिए यहाँ पे ये होता है, ये एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है। एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है उसी हिसाब से उतना जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको एक लाइट ईयर कहते हैं। इसकी वैल्यू ये है, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमसे ये जो नया प्लैनेट प्रोक्सिमा मिला है 4.22 लाइट ईयर्स अवे है, और ईयर है वो सिर्फ 11 दिन का है। एक साल यहाँ पे सिर्फ 11 दिन में पूरा हो जाता है। टेम्परेचर जोन है कंपेटिबल है वहाँ के जो यानी लिक्वल जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक तरह से कंपेटिबल है कि वहाँ पे पानी मिल सकता है, और 25 गुना क्लोज है जितना कि धरती हमारे सन के है, यानी 25 गुना दूर है हमसे। जितना धरती और बीच का डिस्टेंस, धरती और सूर्य का बीच का डिस्टेंस है, उससे 25 गुना दूर ये प्लेनेट है जो कि अर्थ के समान है। और बस आगे तो यही है कि नए स्टार को खोजने के लिए वहाँ के रशिया के एक बिलियनियर थे यूरी मिलनर, उन्होंने प्लेज किए थे $100 मिलियन ताकि नए स्टार्स पे कोई फाइंड आउट किया जा सके, उस पर जा सके। पहले हमें लगता था कि हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो अल्फा सेंचुरी है, लेकिन अब नई खोज जिस प्रकार से हुई है तो हमारा जो नियरेस्ट वो स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये है अगस्त के करंट अफेयर। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।